साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि आपके डीबीटी जेआरएफ के एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। तो जैसा कि हमने इम्यूनोलॉजी पार्ट को कवर किया है, वहाँ से एक क्वेश्चन जो आपका डिराइव्ड हुआ है, जैसा कि पूछा गया है कि विच वन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन कॉज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून रिएक्शन। तो जैसा कि ये पार्ट हमने अपने चैनल पे कवर किया हुआ है और उसके बियॉन्ड क्वेश्चन आपका मोस्टली नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो काफ़ी सफिशियंट है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून रिएक्शन है, जहाँ पे हमने हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक, जहाँ पे हमने एलर्जी को पढ़ा था वहाँ पे हमने इसको डिटेल में समझा था। आपके कई सारे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं, तो चूंकि जो आपका टाइप 1 होता है वो आपका एलर्जी रिस्पॉन्स के लिए होता है, जो कि आपका आईजीई एंटीबॉडी होगा। और हमने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि आपके जो भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं उसको में जो होते हैं उसमें टाइप 1 जो होता है वो आपका एलर्जी रिस्पॉन्स के लिए होता है, जो कि आपका आईजीई होगा। बाकी यहाँ पे रिमेनिंग एंटीबॉडी भी आपको दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इनके बारे में जो भी जानते हैं उसको लिख लीजिएगा। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको रिकॉल करा दूं। आईजीए जो होता है ये आपका सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, डाइमर के फॉर्म में होता है। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आईजीई के बारे में अगर आपसे कोई और बात पूछी जाए तो ये आपका पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में होता है, ये आपको याद रखना है। और आईजीजी जो होता है ये आपका पहली एंटीबॉडी जो होती है जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसके अलावा और क्या आप जानते हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। और आईजीएम जो होती है ये फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो बनती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये क्या होता है, एलर्जी के लिए होता है, जो कि आपका आईजीई एंटीबॉडी करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव करके पूछा गया है कि साइंटिस्ट जो है वो चूज कर रहा है निकल एनटीए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो जैसा कि हमने आपको बोल रखा है क्रोमेटोग्राफी के पार्ट को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेके जाइएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे आपके क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स होते हैं, उसमें आपका एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होता है। तो एफिनिटी वर्ड से ही मतलब है कि जो भी उसके इस क्रोमेटोग्राफी में हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूज करते हैं जिससे जो आपका डिजायर्ड सब्सटेंस है वो आके उससे बाइंड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप किसी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैग वाज प्रेजेंट इन हिज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो चूंकि आप निकिल एनटीए को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने कभी थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप बहुत बियॉन्ड भी नहीं जानते हैं तो आप ऐसे भी ट्रेस कर सकते हैं कि निकिल जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इतना तो आप केमिस्ट्री में जानते ही होंगे कि निकिल जो होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो इससे आकर्षित होगा वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो होता है ये आपका हेक्सा हिस्टडीन जो होता है, चूंकि हिस्टडीन पर जो होता है वो कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं कि तरीके का बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हेक्सा हिस्टडीन हो जाता है जो इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस नहीं सही है। इसके अलावा जो आपके माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, तो माल्टोज जो होता है ये आपका क्या है, शुगर है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपको किसी कार्बोहाइड्रेट को अपने तरफ अटैच कराना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही फेमस है, जो कि आप निकेल एंटी क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हेक्सा हिस्टडीन का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टडीन जो होता है ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा एक रीडिंग जरूर मान लीजिएगा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1251 क्वेश्चन आईडी और 5004 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि हेक्सास्टिडीन। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया है, द प्रेजेंस ऑफ द कार्डियोलिपिन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेम्ब्रेन। तो किसकी मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन पाया जाता है, तो चूंकि अब ये सारे जो आपके सेल ऑर्गेनेल हैं इसको भी आप आराम से करके जाइएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से मिलेंगे। काफी क्वेश्चंस हमने करा रखे हैं। तो जो आपका कार्डियोलिपिन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसमें कार्डियोलिपिन्स पाए जाते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, कार्डियोलिपिन्स होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। आगे से पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर होता है, इनर में होता है कि आउटर में होता है, तो ये कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप क्या जानते हैं, लाइसोसोम के बारे में क्या जानते हैं, और माइलिन शीट्स आपने कहाँ पढ़ी हैं, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया है जो कि आपका बीटी का क्वेश्चन है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको हम समझेंगे। तो जितने भी बायोटेक्नोलॉजी में आपके एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं उसको आप करके जाएँगे, मतलब आपको बेसिक जहाँ भी किसी भी बुक में अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इवन अगर आप एनसीईआरटी भी उठा के अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ एंजाइम्स के नाम आएँगे कि वो कैसे-कैसे अपना कार्य करते हैं, तो उसको तैयार करके जाइएगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि द एंजाइम यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो उसमें कौन से एंजाइम का यूज़ किया जाएगा जिससे वो सेल्फ लाइगेशन ना कर सके, मतलब जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो आपस में ही ना बाइंड हो सके या कुछ अपना मतलब उसमें बॉन्डिंग ना हो, तो आप क्या करोगे? तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो 5 टू 3 प्राइम होती है, यही तो होती है। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो कॉमनली एंजाइम यूज़ किया जाता है वो आपका एल्कलीन फॉस्फेटेज़ होता है। तो लाइगेशन एब्सोल्यूटली रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द 5 प्राइम फॉस्फेट। तो जैसा कि आपको पता है अगर आपको फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है तो वो आप कहाँ करेंगे? 5 प्राइम पोजीशन पे करते हैं, ठीक है? इसके बाद इफ दिस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा तो डीएनए कैन नॉट बी लाइगेटेड। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तो अगला डीएनए कैसे बाइंड करेगा? तो इसीलिए इस 5 प्राइम ग्रुप को हम क्या करते हैं, 5 प्राइम फॉस्फेट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और चूंकि यहाँ पे फॉस्फो ग्रुप है तो फॉस्फो ग्रुप को रिमूव करने का काम कौन करेगा? फॉस्फेटेज करेगा, ठीक है? ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एंजाइम की क्लास जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। Alkaline phosphatase enzyme used to remove the phosphate group from the 5 prime end of the DNA molecule, जिससे क्या होता है, leaving a free 5 prime hydroxyl group on the vector only. This enzyme can be isolated from the bacterial calf intestine से इसको हम isolate करते हैं, यूज्ड करते हैं प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ऑफ द वेक्टर डीएनए। तो यही आपका क्वेश्चन था जहाँ से ये क्वेश्चन आपका डराइव किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। लाइगेशन ऑफ द वेक्टर टू द इंसर्ट कैन अकर एज द इंसर्ट स्टिल हैज इट 5 प्राइम फॉस्फेट। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाएगा कि लाइगेशन मतलब डीएनए कब जुड़ पाएगा, तो मतलब जब ये 5 टू 3 प्राइम की सिंथेसिस हो रही है तो उसको 5 प्राइम पे फॉस्फेट चाहिए ना। तो जब आप 5 प्राइम पे फॉस्फेट को हटा दोगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, समझ रहे हैं? तो बस यही स्टोरी आती है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, प्रिवेंट करने के लिए अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट हम किसका यूज करते हैं? एल्कलीन फॉस्फेटेज का करते हैं। इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये अपने में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करते समय एड्स के केस में देखा है, उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात होती है। और चूंकि ये आरएनए से डीएनए बना रहा है तो उसको अगर हम नाम देना चाहें तो हम क्या कहेंगे? आरएनए डिपेंडेंट, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? और डीएनए को पॉलीमराइज कर रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है? ये याद रखिएगा। टर्मिनल पेरोक्सिडेज करके ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है, और टर्मिनल फॉस्फेटेज होता है जो कि हमने दूसरे प्रोसेस में देखा है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडेज करके एंजाइम था। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो एल्कलीन फॉस्फेटेज बनेगा। और बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। बाकी आपके लिए होमवर्क है कि जो भी मतलब होमवर्क क्या कह लीजिए, ये मेरा इसको इम्पोर्टेंट में लिखते जाइए कि आपको क्या-क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पढ़ के जानी है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो जो भी एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, उनको आप बहुत ही डिटेल में देख कर जाएँगे। तो यानी कि 1 टू 5 4 क्वेश्चन आईडी है और 5013 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, राइट? फिर यहाँ पे आपका और क्वेश्चंस पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बाइंड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो है ये आपका ट्रांसलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक चीजें आके बाइंड करती हैं। तो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। जैसा कि अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो प्रोकैरियोट में मतलब कहीं से भी तो डीएनए की सॉरी आरएनए की सिंथेसिस कहीं से नहीं हो जाती है। एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है, रीजन होता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस जो प्रेजेंट होता है प्रमोटर रीजन एट द अपस्ट्रीम फॉर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। तो आरएनए के पॉलीमरेज जो होता है वो अपस्ट्रीम के प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। अब ये जो होता है ये कुछ सीक्वेंस होते हैं जो कि प्रिग्नो बॉक्स होता है, जो कि आपका -10 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है, और एक आपका -35 होता है। तो कुल मिला के आप पी से पी को जोड़ दीजिएगा। प्रिग्नो बॉक्स जो होता है ये आपका प्रोकैरियोट्स में होता है, इसको याद रखिएगा। और यूकैरियोट में जो होता है वो आपका क्या होता है? टाटा बॉक्स होता है। तो अगर हम इसको याद करना चाहें, तो अगर आपको हम याद कराएं तो यूकैरियोट में, जैसे प्रोकैरियोट्स में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी प्रिग्नो बॉक्स को याद करने में। यूकैरियोट में अगर हम टाटा साहब को बात करें, अगर हम रतन टाटा की बात करें, तो वो क्या है? यूकैरियोट्स
यूकैरियोट्स ही तो हैं, ठीक है? तो उससे आप देख लीजिएगा कि यूकैरियोट जो होते हैं उसमें टाटा बॉक्स होता है और इसके अलावा इसको हॉगनेस बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है। बाकी हॉज को भी अगर आप किसी प्लेयर से जोड़ेंगे तो आपको ब्रैड हॉज जो है ये एक आपके ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे, वो आपको मिल जाएँगे। बाकी जो भी अगर आपको समझ में आए कोई ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये सीक्वेंस होते हैं बेसिकली, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये सीक्वेंस होता है जो कि 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम पर होता है और इसके अलावा एक कैट बॉक्स भी प्रेज़ेंट होता है -70 और -80 बेस पेयर पे। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका ट्रांसक्रिप्शन के रिलेशन में हमने आपको बता दिया है और इसके अलावा इसी तरीके से जब आपका, चूँकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्डिंग था, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्डिंग था और ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग जो होता है, उसमें क्या होता है कि साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस एक होता है, जो कि आप देख सकते हैं एजीजी, अगर ये सीक्वेंस याद कर सकते हो, तो इसको याद कर लेना और नहीं याद कर सकते हो, तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ये आपका क्या है? क्या है? एडेनिन है, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन ही आपको देखने को मिल रहा है मोस्टली। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो कि आपके जो बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो बेसेस जो होते हैं वो आपके या तो प्यूरीन होते हैं या पायरिमिडीन होते हैं। तो प्यूरीन आपके एडेनिन, ग्वानिन होते हैं और पायरिमिडीन जो होता है वो आपका थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यही तो होता है। तो चूँकि यहाँ पे एजीजी अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप क्या कह सकते हो, ये जो है ये आपका प्यूरीन रिच होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस है, ये कैसा सीक्वेंस है, मतलब इसमें प्यूरीन की संख्या ज़्यादा है कि पायरिमिडीन रिच है? बोथ है, नन ऑफ द अबव है, तो हम क्या आंसर करेंगे? प्यूरीन रिच को आंसर करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। 5 प्राइम एंड नियर इनिशिएशन कोडॉन जो कि आके इस पे बाइंड करता है। इट हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ द 30s सबयूनिट ऑफ द राइबोसोम। तो जैसा कि जब आप डिटेल में आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जब आप पढ़ते हैं, तो जो कि आपको पता है कि राइबोसोम की जो होती है वो आपकी 70s प्रोकैरियोट में होता है। और ठीक है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं और 80s जो होता है वो आपका यूकैरियोट में होता है। 70s जो होता है वो 50 और 30 का बना होता है। तो कभी भी जो होती है सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड करती है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आके बाइंड करती है, फिर आके जो होती है वो लार्ज सब यूनिट आके बाइंड करती है। तो साइन डेल्गार्नो जो होता है ये आपका प्रोकैरियोट में है और जो आपका, तो यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बाइंड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम इसको यहाँ पे समझना चाहें तो ये आपका क्या होता है? साइन डेल्गार्नो होता है। प्रमोटर सीक्वेंस पे नहीं बाइंड करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन की स्टोरी होती है। ओराई सीक्वेंस जो होते हैं ये आपके रेप्लिकेशन में जब आप पढ़ते हैं उस समय यहाँ पे देखने को मिलता है और कोजैक होता है, लेकिन ये कोजैक जो होता है ये आपका यूकैरियोटिक के केस में होता है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, कोजाक जो होता है, कोजक सीक्वेंस जो होता है ये आपके यूकैरियोट्स में होता है और साइन डेल्गार्नो जो होता है ये आपका प्रोकैरियोट में होता है। तो यहाँ पे अभी हमने जो समझा है वो हमने ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को समझा है कि जो आपके बॉक्स होते हैं ये आपके सीक्वेंस होते हैं। तो साइन डेल्गार्नो जो होता है ये आपका कहाँ पे होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है? और कोजैक सीक्वेंस जो होते हैं ये आपके यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया है जो कि आपका बीटी का क्वेश्चन है, कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे ड्राइव किया है जिसको हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि स्टूडेंट है जो क्लोन कर रहा है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को विदिन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स ऑफ द पीबीआर 322 वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड सिलेक्शन, द स्टूडेंट क्या यूज़ करेगा? तो मैं आपको बेसिक स्टोरी बता दूँ कि चूँकि आप जब प्लाज़्मिड पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट प्लाज़्मिड जो आपका बना था वो पीबीआर 322 है। इसमें आपको बेस पेयर के सीक्वेंस याद रखने हैं जो कि आपका 4363 बेस पेयर होता है। ये जो नाम है इस नोमेनक्लेचर आप याद रखिएगा कि बीआर जो होता है ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब आप पढ़ेंगे किसी भी बुक में तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, बाकी ये इस यहाँ से भी क्वेश्चन डिराइव्ड हुए हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस जीन इसके सीक्वेंस में प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एक आपका एम्पिसिलिन होता है और एक आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? टेट्रासाइक्लिन के पास जो सीक्वेंस होते हैं वो आपका BAM-H1 होता है और Psi1 होता है। ये सब सीक्वेंस याद रखिएगा, कुछ बुक्स में हो सकता है एक आध सीक्वेंस यहाँ पे और भी पड़े रहते हैं। इसके तरीके जो आपका एम्पिसिलिन होता है वो आपका PV1 और PST1 होता है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो यहाँ पे तो भी आपने बोल दिया, इन्होंने कह दिया कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में इन्होंने इंटरेस्ट किया है। जब इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं तो ये क्वेश्चन में क्या कर देंगे, कह देंगे कि हमने BAM-H1 पे इंसर्ट किया है। तो अब BAM-H1 में इंसर्ट किया है तो ये आपको याद आ जाना चाहिए कि BAM-H1 जो होता है वो टेट्रासाइक्लिन की साइट पर है। तो यानी कि जब BAM-H1 में इंसर्ट किया है तो यानी कि टेट्रासाइक्लिन म्यूटेंट हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से स्वतः याद करनी पड़ेंगी, ठीक है?
तो इस पार्ट को ज़रूर देख के जाइएगा। तो चूँकि होता क्या है कि यहाँ पे एक फिनोमिना होता है कि चूँकि यहाँ पे क्या है कि जो आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो अगर आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मतलब जो आप जीन पे रिसर्च करना चाहते हैं, उसको अगर आपने इसमें इंसर्ट कर दिया है, तो चूँकि क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। भाई इसमें कोई और चीज़ आ गया तो अब ये एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस तो नहीं कर पाएगा ना, ठीक है? तो क्या होगा कि तो फिर जब आपको इसको सिलेक्शन करना होता है, मतलब आपको देखना है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो इसमें गया कि नहीं गया, ठीक है? तो चूँकि क्या होगा कि अगर आप इसको पहले क्या था कि ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट था, यानी कि अगर आप इसमें एम्पिसिलिन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए, एम्पिसिलिन में जब आप इसको रखेंगे, पहले के केस में क्या था कि दोनों रेजिस्टेंट था, यानी कि ये इसके पास ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, यानी कि एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में ये ग्रो क्या करेगा बताइए? एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं करता, ठीक है? सॉरी, ग्रो कर जाता क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट था, लेकिन अब आपने इसमें जीन को इंटरेस्ट कर दिया है अपने एरिया ऑफ जीन को, तो ये रेजिस्टेंट खत्म हो गया है, तो यानी कि ये एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये ग्रो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में अब ये ग्रो नहीं करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो जो स्टूडेंट यूज करेगा तो वो क्या करेगा, चूंकि अब उसको क्या चाहिए होगा, टेट्रासाइक्लिन प्लेट पर वो क्या करेगा, ग्रो कराएगा, ठीक है? और ये अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिस जिस सेगमेंट में इंटरेस्ट की इंटर किया जाता है, मतलब आपके रेजिस्टेंट जीन को इंटर किया जाएगा, उसको नहीं, दूसरे वाले को हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं फॉर चेकिंग करने के लिए कि अपने ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्शन के लिए, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टूडेंट जो है वो क्लोन कर रहा है एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को विद इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ द पीबीआर 322 वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्शन, द स्टूडेंट क्या यूज करेगा? एम्पिसिलिन की प्लेट को यूज करेगा? तो एम्पिसिलिन की प्लेट को अब यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं यूज करेगा? क्योंकि उसमें तो उसने ऑलरेडी अब इंसर्ट करा दिया है। दोनों को नहीं यूज करेगा। अब वो किसको यूज करेगा? टेट्रासाइक्लिन की प्लेट्स को यूज करेगा, ठीक है? तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी और आशा है कि इसको आप पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसफॉर्मेट सिलेक्शन के लिए जहां पे इंसर्ट कराएंगे उसमें नहीं, हम अपोजिट वाले में, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बस आप इतना याद रखिए, अगर आपने एम्पिसिलिन में इंसर्ट किया है, मैं लिख देता हूं, अगर आपने एम्पिसिलिन में इंसर्ट किया है तो जब आप ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन करेंगे तो आप टेट्रासाइक्लिन में करेंगे, और अगर आपने टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट किया है तो आप किस में करोगे? एम्पिसिलिन में करोगे, ठीक है? बाकी इसको आराम से डिटेल में पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है जो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर इसके बाद टीलोमरेज एंजाइम क्या होता है, जैसा कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की ही मैं बात किया, वो एक तरीके का क्या है, आपका टीलोमरेज है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो चूंकि जब आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, टीलोमरेज क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? आरएनए से डीएनए बनाता है। तो जो भी हमने आपसे बात की थी कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हालांकि यहाँ पे टीलोमरेज के केस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिया गया है। तो टीलोमरेज जो हो जाएगा वो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि आपका 5087 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नहीं है। हालांकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उनका नाम ये होता है। आरएनए पॉलीमरेज को हम टेक्निकली डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डीएनए को एज अ टेम्पलेट मानता है और आरएनए की सिंथेसिस करता है। और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ऐसा तो कोई अभी देखने को नहीं मिला है, ठीक है? तो कुल मिला के जो आपका टीलोमरेज होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीएनए एंड आरएनए और न्यूक्लिक एसिड दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं। आइसोलेटिंग आरएनए इन द लेबोरेटरी रिक्वायर एक्सट्रीम प्रिकॉशन एंड प्री प्रिपरेशन देन आइसोलेटिंग डीएनए, दिस कुड बी बिकॉज। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप आरएनए डीएनए का आइसोलेशन करते हैं तो आरएनए के आइसोलेशन में हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों बरतनी पड़ती है? बस वही बात ये पूछ रहे हैं। तो हालांकि एक दो चीजें और भी होती है कि जो आरएनए की हाफ लाइफ होती है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है? उसके अलावा जो सबसे मेन रीजन, जब हम डीएनए आरएनए की बेसिक चीजें पढ़ते हैं तो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं जिससे आपको आंसर मिल जाएगा। चूंकि क्या होता है कि फ्री 2 प्राइम OH ऑफ द आरएनए मेक इट मोर लिएबल एंड इजिली डिग्रेडेबल, देयरफॉर डीएनए इज ए कंपैरिजन मोर स्टेबल। तो डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि डीएनए जो होता है उसके 2 प्राइम पर OH ग्रुप नहीं होता है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि वहां पे इस
ऑक्सी ग्रुप को हटा दिया गया है 2 प्राइम पोजीशन पे। लेकिन आरएनए के केस में यहाँ पे 2 प्राइम पर ओएच लगा होता है, जिससे वो क्या होता है, मतलब रिएक्शन, क्योंकि भाई ओएच ग्रुप लगा हुआ है, खाली है, ओएच जो होता है वो बहुत तीव्र रिएक्शन करने में सक्षम रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये मोर लिएबल एंड इजीली डिग्रेडेबल होता है, देयरफॉर डीएनए इज ए कंपैरिजन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। इसके अलावा जो आपका थायमीन होता है, प्रेजेंस ऑफ थायमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कन्फर एडिशनल स्टेबिलिटी। तो डीएनए में जो आपका थायमीन ग्रुप लगा होता है वो भी इसकी स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। और इसके अलावा आरएनए जो होता है वो एक तरीके का अनस्टेबल है, और म्यूटेशन इसमें बहुत फास्ट रेट में होता है, जो कि आपको पता है कि आरएनए सबसे पहले इवॉल्व आया। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि सबसे पहले डीएनए बना कि सबसे पहले आरएनए, तो कहने में तो हम पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए बना, बट जो सिस्टम में इवॉल्व हुए हैं उसमें सबसे पहले आरएनए आए हैं। इसीलिए आरएनए वर्ड एक थ्योरी भी है जिसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे आरएनए जो होते हैं वो आपके कैटालिस्ट के तरीके भी कार्य करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपके राइबोजाइम वगैरह होते हैं, ठीक है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो चूंकि यहाँ पे अब आपको क्यों ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आरएनए के पास फ्री 2 प्राइम ओएच ग्रुप है। तो आरएनए जो होता है ये क्या होता है, ये मोर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस दैन डीएनए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 5091। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद आरएनए स्मॉलर इन साइज, ऐसा कुछ नहीं होता है, टेन टू फॉर्म आरएनए आरएनए हाइब्रिड, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आरएनए इज ए मोर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस द डीएनए। ठीक है, तो ये चीजें थी, जहां तक हमने भी कुछ क्वेश्चंस की बात कर ली है। आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ये वीडियो, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक